हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी एस साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी ए नॉलेज पोर्टल। आज मैं आप लोगों के साथ लाया हूं अपना लेक्चर 3 क्वेश्चन बैंक सीरीज का, जो हम पिछले कई दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक 2 लेक्चर हमने इसके अंदर कवर किए। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया था एक टाइप 1 का आंसर या टाइप 1 का पैटर्न ऑफ आंसर, जहां पर हमने उसको यूज करना था उन केसेस के अंदर जहां पर आपको सेक्शन नंबर, केस लॉ सब आते हैं, परफेक्टली आते हैं, और इसलिए आप उसका आंसर 4 अलग अलग पैराग्राफ बनाकर दे सकते थे। लास्ट क्लास में, दैट इज लेक्चर 2 के अंदर, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया एक और टाइप ऑफ पैटर्न, जहां पर हमने देखा कि वो वहां अप्लाई हो पाता है जहां पर सेक्शन नंबर या तो होते नहीं है, यानी कि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का क्वेश्चन मैंने आपको एक लिखवा के दिखाया था। ऐसे ही कई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और आते हैं हमारे कंपनी लॉ के अंदर, जैसे कि मान लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के ऊपर, परपीचुअल सक्सेशन के ऊपर। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्योंकि ये स्पेसिफिकली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, तो आप टाइप 2 वाला पैटर्न फॉलो करके इसका आंसर दे सकते हैं। प्लस टाइप 2 का पैटर्न वहां भी यूज हो जाता है जहां पर आपको कंसेप्ट आता है, सेक्शन आप उसका भूल गए हैं। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, वन पर्सन कंपनी का कोई क्वेश्चन आ गया है, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा लेकिन आंसर आपको आता है, तो टाइप 2 के पैटर्न के हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो 2 क्लासों में 2 पैटर्न हमने कवर किए, 2 अलग अलग सिचुएशंस में यूज होने वाला। आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और पैटर्न आंसर का डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वाला जो टाइप है पैटर्न का, ये वाला जो टाइप है जहां पर आप आंसर लिखते हैं, ये वहां यूज होता है जहां पर जनरली क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा सेक्शन यूज होना होता है। यानी कि जो क्वेश्चन आया होता है वो एक सेक्शन का नहीं होता, या जिस कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन आया हुआ होता है वो एक्ट के अंदर कई जगह फैला हुआ होता है। आपको 2-3 सेक्शंस का मेंशन करना पड़ता है, तब आप कंक्लूजन पे आ पा रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली बच्चे को थोड़े ट्रिकी लगते हैं कि सर 3-4 सेक्शंस का मिला के क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में लिखें कैसे। मतलब हमें पता तो चल जाता है कि अच्छा ये 2-3 सेक्शन है जो इसमें लिखे जा सकते हैं, उसकी लैंग्वेज किस तरह से आए, उन सेक्शंस को क्या पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, उन सेक्शंस के बारे में जिक्र कैसे करना है आंसर के अंदर। तो उस सब को डील करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब मल्टीपल सेक्शन से मिलके आंसर तैयार हो रहा होता है। तो उसका ये जो पैटर्न है टाइप सी, इस टाइप सी से हम वो वाले आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर। जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसका क्वेश्चन 19 पे आ जाएंगे। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, आज मैं आपका क्वेश्चन 19 डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, मेरे पास लास्ट वीडियो के बाद एक डाउट आया था कि क्या ये क्वेश्चन बैंक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराया जा सकता है। नहीं गाइस, ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन बैंक, ये सिर्फ हार्ड कॉपी बेस्ड यानी कि बुक फॉर्म में अवेलेबल है। इसका आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम कुरियर आपके घर पे करते हैं, तो आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, ये कुरियर के थ्रू आपके घर पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 19 देखें। क्वेश्चन 19 कहता है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड that X shall be the law officer of the company and that he shall not be removed except on the ground of proved misconduct. The company removed him even though he was not guilty of misconduct. Decide whether company's action is valid. तो अगर आप समझेंगे बेटा, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिन लोगों ने क्लासेस ली हुई है उनको ये बात समझ आ गई होगी कि ये सेक्शन 10 का क्वेश्चन है। और सेक्शन 10 में भी एक प्रैक्टिकली इसी फैक्ट्स के ऊपर एक केस है, एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराया भी था, सेम फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड केस है। तो सर इसके अंदर अलग क्या है? इसके अंदर अलग ये है कि इसके अंदर हम एक से ज्यादा सेक्शन का यूज करके इसका आंसर करेंगे। आइए देखें मैंने इसका आंसर बनाया कैसे। अगेन लास्ट क्लासेस की तरह मैंने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया है, उसे थोड़ा टाइम सेव होता है, मैं साथ साथ लिखवाता हूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बीच बीच में साथ साथ नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोग ये पैटर्न्स नोट कर रहे हैं ताकि पेपर के अंदर आपको एक बार इनको नजर मार के जाएं कि हाँ इस तरह से आंसर लिखने होते हैं। आज मैं आपको इन 3 पैटर्न को कराने के बाद 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन मार्क करा दूंगा। उसका आंसर आप खुद बनाएंगे। पहले आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन से पैटर्न से आंसर लिखेंगे और फिर उस पैटर्न से इसका आंसर लिखेंगे, और उन क्वेश्चंस में से एक आधे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्टिंग में आपको लिख के दिखा दूंगा कि इसका आंसर ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो आप मैच कर सकते हैं उसके साथ। तो वही स्टार्टिंग का तरीका टाइप 3 का मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने वही किया, पहले सेंटर के अंदर क्वेश्चन नंबर लिख दिया, एज्यूमिंग कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पेपर में 5C आया था, तो आंसर टू क्वेश्चन 5C करके लिखा। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेबल सेक्शंस के ऊपर। जो ये वाला पैटर्न है जहां मल्टीपल सेक्शंस यूज होते हैं, ये पैटर्न आपका कहीं ना कहीं टाइप 1 से मैच खाएगा, टाइप 1 जैसा ही है बिल्कुल।
तो सबसे पहले मैंने लिखा एप्लीकेबल सेक्शंस, और मैंने इसमें क्या लिखा, द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन relates to section 10 of the Companies Act 2013, section 10 of the Companies Act 2013। अब देखें मैंने बाकी सेक्शन को जोड़ने के लिए क्या लिखा, read with सेक्शन 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। तो दिस इज द वे जिससे आप एक से ज्यादा सेक्शन का जिक्र करते हैं। क्या लैंग्वेज यूज करी मैंने, द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन रिलेट्स टू सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चे जल्दी क्या लिखते हैं, एंड सेक्शन दिस एंड दिस। तो अच्छा वर्ड क्या होता है उसके लिए, रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 5 जो डेफिनेशन के बारे में बताता है आर्टिकल्स की, एंड सेक्शन 5 जो हमें कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताता है। अगेन ये पैटर्न सिर्फ वहां यूज हो पाएगा जहां आपको सेक्शन नंबर अच्छे से आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक्ट के सेक्शन याद करने सबसे आसान है, मेरी जो रिवीजन वीडियोस दी हुई हैं या जो उन्होंने मेरे लेक्चर दिए, आपने देखा होगा हमने बहुत फोकस किया था सेक्शन नंबर्स के ऊपर। सेक्शन नंबर की एक पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बनवाई थी ताकि पेपर के अंदर आपको सेक्शन नंबर याद रहे। कंपनी एक्ट बेटा सेक्शन पक्का याद करके जाइएगा, क्योंकि आप समझेंगे कंपनी एक्ट का अराउंड 15 मार्क्स का पेपर में आता है। बिल्कुल छोटा सा सिलेबस डाला गया है, 10 सेक्शंस मुश्किल से आपसे सिलेबस में दिए गए हैं। तो सेक्शन नंबर्स के साथ अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो एटलीस्ट ये 15 मार्क्स जो आपके हैं ये आपको श्योरिटी हो जाती है कि इसके अंदर मैं बड़ा आराम से 12-13 मार्क्स बना के आ सकता हूं। तो इसकी जो रिवीजन वीडियोस है वही मैंने इस वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा। आप इसकी रिवीजन वीडियो से भी सेक्शन नंबर ढंग से याद कर सकते हैं, और जो रेगुलर क्लासेस की हैं सेक्शन नंबर मैंने आपको ढंग से उसके अंदर तैयार कराए हैं। तो हमने पहले स्टार्टिंग कैसे करी, द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन रिलेट्स टू सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। अब फिर वही बात, लीगल प्रोविजंस में मैंने जो जो सेक्शंस का यहाँ नाम लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 डेफिनेशन के बारे में बताता है, सेक्शन 5 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताता है, और सेक्शन 10 हमारा मेन सेक्शन है जो इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में बताता है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होने वाला है। तो पहले हमने लिखा सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। मैंने यहां पर एक सेंटेंस खत्म कर दिया कि भैया इसमें आर्टिकल्स ऑफ कंपनी की डेफिनेशन है। फिर मैंने लिखा इट प्रोवाइड्स, इट मींस सेक्शन। तो बेटा दो वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, सेक्शन स्टेट्स या हम देते हैं इट प्रोवाइड्स, ये दोनों वर्ड्स यूज हो जाते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 5 स्टेट्स या सेक्शन 2 क्लॉज 5 प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act। डेफिनेशन डिटेल में मैंने क्लास में डिस्कस की हुई है, तो डेफिनेशन की डिटेल में नहीं जा रहा। डेफिनेशन में 2 क्लॉज 5 के हिसाब से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की लिखी। फिर हमारे सेक्शन 5 के ऊपर मैं देखता बड़ा मैंने ऊपर 3 सेक्शन के नाम मेंशन किए थे, तीनों को अलग अलग पैराग्राफ में अंडरलाइन करके मैं वो सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं नीचे। सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 contains provisions related to contents of articles। फिर मैंने पहले बताया वो किसके बारे में डील करता है, सेंटेंस वहां रोक दिया। फिर मैंने लिखा, आप चाहें तो उसको नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हैं, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 states that the articles of the company contain regulation for the management of the company। फर्दर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स, तो मैंने दोनों वर्ड यूज कर पड़ेंगे, यहां मैंने स्टेट्स वर्ड भी यूज कर दिया। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 स्टेट्स, या आप दूसरा देखा क्या लिख सकते हैं, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स, दो बार आ गया प्रोवाइड्स, provides that the articles of a company shall contain all matters that are prescribed under the act and also such additional matters as may be considered necessary for the management of the company। तो पहले हमने भूमिका बांधी कि भाई आप आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आर्टिकल्स होता क्या है। सेक्शन 5 उसके कंटेंट्स की बात करता है, जहां सबसेक्शन 1 में वो बोलता है कि आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस है वो रेगुलेशन और मैनेजमेंट के लिए होंगे, और 5 सबसेक्शन 2 ये बात क्लियर करता है कि जो आपके आर्टिकल्स हैं उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स हैं वो तो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी चाहे तो अपनी इच्छा से कोई भी प्रोविजन उसके अंदर डाल सकती है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप समझें इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि लॉ ऑफिसर को रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक प्रूव्ड मिसकंडक्ट ना हो। तो पहले मैंने ये पॉइंट टच किया कि क्या इस तरह की बात आर्टिकल्स में लिखी भी जा सकती है, और 5 सबसेक्शन 2 से बात समझ आती है कि एडिशनल मैटर्स डाले जा सकते हैं आर्टिकल्स में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को ठीक लगते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन डालना तो कुछ गलत नहीं है। अब क्या ये प्रोविजन बाइंडिंग होगा, क्या ये लॉ ऑफिसर ये कह सकता है कि मुझे क्यों हटाया गया, फिर जब आपका आर्टिकल्स कहता है कि मुझे नहीं हटाना चाहिए था, क्या वो इन आर्टिकल्स के ऊपर रिलाय कर कर अपना जो क्लेम है वो कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है, क्या वो अपना राइट कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है, क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि कंपनी ने जो किया है वो गलत है, उसको निकालना नहीं चाहिए था। इसके लिए हमारे पास आता है मेजर सेक्शन, सेक्शन 10। अगेन सेक्शन 10 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है, मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कराया था। इट डिस्कसेस विद इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो मैंने क्या लिखा, सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 deals with the effect of memorandum and articles। It provides
that the memorandum on the articles of association of a company, when registered, are binding upon the company and its members, and they are bound to observe all the provisions of memorandum and articles as if they have signed the same. तो सेक्शन 10 क्या कहता था कि एक बार कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर हो जाते हैं तो वो कंपनी को और उसके मेंबर्स के लिए बाइंडिंग हो जाते हैं, एंड कंपनी और मेंबर्स, दैट मींस मैंने वर्ड यूज किया दे आर बाउंड, तो दे मींस कंपनी एंड द मेंबर्स बाउंड होते हैं कि उसके अंदर जो भी प्रोविजंस कंटेन्ड हैं वो उनको फॉलो करें एज इफ हर मेंबर ने और कंपनी ने इस मेमोरेंडम को, इस आर्टिकल को साइन करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 10 बेटा एक डीमिंग फिक्शन लगाता है। सेक्शन को क्या कहता है कि हम ये मानेंगे कि अगर आप एक कंपनी के मेंबर हैं तो आपने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन किया हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मेमोरेंडम और आर्टिकल पे कंपनी के हर मेंबर का साइन नहीं लगता है, लेकिन सेक्शन 10 ये मानता है कि हर मेंबर का साइन है, और ऐसा मानने से क्या हो जाता है कि क्योंकि ये मान लिया गया है कि आपका साइन है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर, देयरफॉर आप बाउंड हैं कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी हुई हर बात को फॉलो करने के लिए, और ऐसे ही कंपनी आपके प्रति बाउंड है अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई हर बात को फॉलो करने के लिए। लेकिन जो सेक्शन 10 है ये अप्लाई करता है या ये डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है सिर्फ कंपनी और उनके मेंबर्स के बीच में। ये बात उन्होंने क्लियर करी मैंने नीचे। हाउएवर द कंपनी एंड द मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर्स in respect of anything contained in the memorandum and articles by which such outsiders have been given any right under the contract. That means अगर आपने अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल में कोई प्रोविजन डालकर किसी आउटसाइडर के रेस्पेक्ट में कोई राइट क्रिएट किया है, यानी किसी आउटसाइडर को कोई राइट दे दिया, आउटसाइडर मींस जो मेंबर नहीं है आपका, जो आपका शेयर होल्डर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के फेवर में कोई राइट क्रिएट किया है, तो सेक्शन 10 उस थर्ड पार्टी को यह अधिकार नहीं देता कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बेसिस पर आपको स्यू कर ले। यानी कि जो आपका सेक्शन 10 है वो सिर्फ मेंबर्स को राइट देता है, वो आउटसाइडर्स को राइट नहीं देता। और इसके लिए एक केस लॉ था जहां ये बात क्लियरली बोली गई थी, LA वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी। तो आप देखेंगे मैंने आप सेक्शन एक आपके केस लॉ को एक नए तरह से ऐड किया है। लास्ट क्लास में हमने उसको फैक्ट्स में ऐड किया था, इस बार मैंने जो लीगल प्रोविजंस लिख रहा हूं वहीं पर ही जहां उससे रेस्पेक्ट जजमेंट से रिलेटेड बात लिखी, सामने ब्रैकेट में चुपचाप सेक्शन नंबर लिख दिया, सॉरी ब्रैकेट में से चुपचाप केस लॉ लिख दिया। दूसरा तरीका वही था कि मैं फैक्ट्स में जाता और फिर बात लिखता द अबाउट स्टेटेड फैक्ट्स आर सिमिलर टू दोज given in LA versus positive government security life assurance company wherein the courts decided that the companies are not bound to the outsiders in respect of any provisions contained in the memorandum and articles। तो उस तरह से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने लास्ट टाइप 2 में पढ़ा था। टाइप 3 मैंने आपको एक नया तरीका बता दिया कि भैया जहां लॉ में उसके बारे में लिख रहे हैं वहीं पर नीचे आप ब्रैकेट में केस लॉ डाल सकते हैं, या ब्रैकेट में नहीं डालना चाहते हो तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं द अबाउट स्टेटेड लीगल प्रोविजन हैज आल्सो बीन लेड डाउन, या हम लिख सकते हैं द अबाउट स्टेटेड legal provision has also been laid down in the case of LA versus positive government security life assurance company। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी the above stated provisions, यानी कि the above stated law, ये वाला however the company and members are not bound to the outsider। तो इसको कहाँ ले डाउन किया गया है, in a case called LA versus positive government security life assurance company। तो कोई देख आप समझेंगे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा आंसर लिखने में, कोई जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चिपके रहना है। आपको केस लॉ लिखना है, आप उसको केस लॉ को यहां भी मेंशन कर सकते हैं, लीगल पोजीशन वाली जगह में ब्रैकेट में डाल के मेंशन कर दीजिए, चल जाएगा। आप लाइन लिख दीजिए यहाँ पे द गिवन द अबाउट स्टेटेड लॉ वाज लेड डाउन इन दिस केस। आप चाहें तो उसको फैक्ट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। तो हमने बेटा तीनों सेक्शन एक्सप्लेन कर लिया, 2 क्लॉज 5 एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन 5 एक्सप्लेन कर दिया और सेक्शन 10 कर दिया। अच्छा, इससे आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हमने 3-3 सेक्शन रखे हैं। अगर पेपर में टाइम कम हो तो आप 2 क्लॉज 5 वाला गायब कर सकते हैं, आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आर्टिकल्स की, आप सेक्शन 5 और सेक्शन 10 से जोड़ के आंसर को बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 5 तो लिखना पड़ेगा बिकॉज अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 5 से हम उस बात को जस्टिफाई करा रहे हैं कि आप अपने आर्टिकल्स में जो प्रोविजन चाहें कंपनी अपनी मर्जी से डाल सकती है। और सेक्शन 10 तो मुद्दे की बात है कि आउटसाइडर है तो आउटसाइडर कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं डाल सकता बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब आ जाएंगे फैक्ट्स, सिंपल सा फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इट्स एनालिसिस। इन द इंस्टेंट केस, फिर वही मैंने भाषा यूज करी, इन द गिवन केस की जगह मैंने लैंग्वेज क्या यूज करी, इन द इंस्टेंट केस द आर्टिकल्स कॉन्फर्ड अ राइट ऑन मिस्टर एक्स। आर्टिकल्स एसोसिएशन ने कंपनी के एक मिस्टर एक्स के फेवर में राइट दिया था दैट द लॉ ऑफिसर दैट ही शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। बिल्कुल समझ आती है हमें बात। हाउएवर द कंपनी स्टिल रिमूव्ड हिम इवन दो ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। Mr. X now seeks to enforce
द राइट कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द आर्टिकल्स अगेंस्ट द कंपनी। तो मैंने फैक्ट्स पकड़ लिए, मैंने कहा फैक्ट्स क्या है जी, कंपनी के आर्टिकल्स ने लॉ ऑफिसर को राइट दिया था कि वो रिमूव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। अब कंपनी उसको रिमूव कर रही है और कंपनी का जो लॉ ऑफिसर है मिस्टर एक्स, वो ये चाहता है कि आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन के बेसिस पर उसके राइट को एनफोर्स कराया जाए, यानी कि कंपनी आर्टिकल्स में लिखी हुई बात माने और उसको रिमूव ना करे। आपने सीधा सीधा देख लिया कि भैया कंपनी आउटसाइडर्स के प्रति बाउंड नहीं होती, तो कंपनी का लॉ ऑफिसर कोई मेंबर तो है नहीं कि वो मेंबर वाले राइट्स को एनफोर्स करा नहीं रहा, वो अपना लॉ ऑफिसर यानी कि एडवोकेट होने का, अपने कंपनी का लॉयर होने का राइट एनफोर्स कराना चाहता है, एंड देयरफॉर ही इज एन आउटसाइडर, ही इज अ नॉन मेंबर। तो सेक्शन 10 का ये जो एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का केस था, ये हूबहू यहां अप्लाई हो जाएगा। नीचे मैंने इसका कंक्लूजन दिया। इन व्यू ऑफ द लीगल पोजीशन एक्सप्लेन्ड अबव, अगेन ये लाइन मैंने थोड़ी सी चेंज किया। लास्ट क्लास में मैंने लिखा था इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड लॉ, या इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटेड लॉ, या इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजंस ऑफ लॉ। या मैं एक नई लाइन लिख रहा हूं, इन द व्यू ऑफ द लीगल पोजीशन एक्सप्लेन्ड बिलो। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, ये सब लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज यहां से मार्क्स बनने शुरू होते हैं जहां आप अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप ये लैंग्वेज लाइन लिख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द लीगल पोजीशन एक्सप्लेन्ड बिलो, यानी कि जो एक्सप्लेन्ड अबव, जो हमने लीगल पोजीशन ऊपर एक्सप्लेन करी है उसके बेसिस पर मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स कैन नॉट एनफोर्स द राइट कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द आर्टिकल्स। एक्स आर्टिकल्स के द्वारा दिए गए राइट को एनफोर्स नहीं करा सकता। फिर मैं बात को क्लियर कर रहा हूं, मिस्टर एक्स इज एन आउटसाइडर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, एंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। तो मैंने लॉ भी साथ में बता दिया कि मिस्टर एक्स आउटसाइडर है और कंपनी और मेमोरेंडम जो मेंबर्स हैं वो आउटसाइडर के प्रति बाउंड नहीं है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन अगर वापस आए तो क्वेश्चन में आप देखें उसने पूछा क्या था, डिसाइड्स वेदर कंपनीज एक्शन इज वैलिड, इसका आंसर आपको देना है। तो मैंने नीचे लास्ट में क्या लिखा, हेंस द एक्शन टेकन बाय द कंपनी दैट इज रिमूवल ऑफ मिस्टर एक्स इवन दो ही वाज नॉट गिल्टी इज वैलिड, नहीं बेटा इसको नॉट वैलिड करें, इस नॉट सॉरी इस वैलिड, कि उसको हटाया जा सकता है, उसका हटाना गलत नहीं है, वो इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। तो हमने क्या लिखा, हेंस द एक्शन टेकन बाय द कंपनी दैट इज द रिमूवल ऑफ एक्स इवन दो ही वाज नॉट गिल्टी इज अ वैलिड एक्शन। उन्होंने सही एक्शन लिया है, कब वो जो मिस्टर एक्स हैं वो आर्टिकल्स के ऊपर रिलाई कर इस एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप समझेंगे। ज्यादातर बच्चा यहां आंसर छोड़ देता है, आप समझेंगे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर देना जरूरी है, डिसाइड वेदर द कंपनीज एक्शन इज वैलिड। तो मैंने नीचे इसका साफ साफ आंसर दिया, हेंस द एक्शन टेकन बाय द कंपनी दैट इज रिमूवल ऑफ मिस्टर एक्स इवन दो ही वाज नॉट गिल्टी इज अ वैलिड वन, बिकॉज आप समझेंगे सेक्शन 10 उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। आप कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपने आर्टिकल्स में लिखी हुई चीज को फॉलो करे इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटसाइडर्स। तो ये था हमारा एक पैटर्न 3 टाइप 3 का आंसर जो हमने इसके अंदर लिया। मैंने आपके सामने 3 सेक्शंस के साथ जोड़ के आंसर बनाया। केस लॉ था, केस लॉ डालने का नया तरीका भी हमने इसके अंदर कवर किया। लैंग्वेज क्या यूज करनी होती है, रिलेट्स टू सेक्शन दिस एंड दिस, रेड विद सेक्शन दिस एंड दिस ऑफ द एक्ट। तो इस तरह से 2 या 3 सेक्शंस को आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद उन सारे सेक्शंस को ढंग से एक्सप्लेन करिए, उसको लीगल प्रोविजन सेक्शन में ले जाइए। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको लीगल प्रोविजन सेक्शन के मिलते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। और कंक्लूजन का मैंने आपको बताया था कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपका कंक्लूजन का होगा और 3 मार्क्स आपका लीगल प्रोविजंस का होगा। सेक्शन नंबर गलत लिखने के मार्क्स कटेंगे, सेक्शन नंबर ना लिखने के मार्क्स नहीं कटते हैं। सेक्शन नंबर लिखें तो आंसर में इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। जनरली टीचर पूरे मार्क्स अवॉर्ड कर देता है अगर आपके सेक्शन नंबर ठीक दिए हुए। जैसे अगर आप इस तरह का आंसर लिख के आएंगे और अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 99.99% इसके अंदर टीचर आपको 4 मार्क्स पूरे अवॉर्ड करेगा, बिकॉज आपने सेक्शन नंबर, सारे सेक्शंस का लीगल प्रोविजंस, केस लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ। तो दिस वाज टाइप 3। और ये करने के बाद लगभग हमारे आंसर लिखने के सारे टाइप खत्म हो जाते हैं। अब लगभग हम इन्हीं आंसर टाइप्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके, लैंग्वेज बदल बदल के, फैक्ट्स छोटे करने कैसे होते हैं और अच्छी लैंग्वेज कैसे बनाई जा सकती है, एक से ज्यादा केस लॉ कैसे डाले जा सकते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें आगे वाले केसेस के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि आपको एक आधा क्वेश्चन खुद लिख के देखना है। उसके लिए पे आ जाइए, क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ये आप नेक्स्ट क्लास में, आप नेक्स्ट क्लास से पहले लिखेंगे क्योंकि एक दिन छोड़ के आएगी। तब तक या इसी क्लास को खत्म करने के बाद इसका आंसर बनाने की कोशिश करें कि इसका क्या आंसर बनता है। आपको लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 बेटा, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो तो क्वेश्चन बैंक से देख लेगा, जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो यहां से क्वेश्चन कॉपी कर सकता है।
Flora Fauna Limited was registered as a public company. There were 230 members in the company as noted below. Directors and relatives थे 190, employees थे 15, ex employees थे 10, 5 couples थे जिन्होंने total 10 shares hold किए होते हैं, others 5 थे. The board of directors of the company proposed to convert the company into a private company. वो public company को private में convert करना चाहते हैं. Advice whether the reduction in number of members is necessary. क्या members को reduce करने की जरूरत है? तो इसका आंसर आप बनाने की कोशिश करेंगे. देखना है आपको कौन से पैटर्न में आंसर बनेगा इसका. क्या एक ही सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या एक से ज्यादा सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आप टाइप 1 पैटर्न यूज करेंगे, टाइप 2 करेंगे, टाइप 3 करेंगे और प्रॉपर आंसर इसका बनाएंगे. 31 करने के बाद आप 2-3 क्वेश्चंस और रिवाइज में लिखने की कोशिश करेंगे अपने आप, जो कि रिलेटेड है रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स. क्वेश्चन 24 आप ट्राई कर सकते हैं. ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जहां पर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 24 आप कोशिश करें. 23 भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. और इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन 18. तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करें. क्वेश्चन 18 ट्राई करें, क्वेश्चन 31 ट्राई करें जो मैंने आपको अभी बताया, और उसके बाद क्वेश्चन 23 था शायद वो जो हमने मार्क किया था. हाँ जी, क्वेश्चन 23 और 24 ये आप ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा वो मैं आपको पहले इसका आंसर लिखवाऊंगा प्राइवेट कंपनी वाले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन 31 हमने देखा, इसका प्रॉपर आंसर हम लिखेंगे. उसके बाद मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि थ्योरी क्वेश्चंस की लेंथ क्या एडजस्ट करनी होती है, जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे लिखना होता है, टेबुलर फॉर्म में लेके जाना है या इनको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जो थ्योरी क्वेश्चन है उनको पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या जरूरी है जितने पॉइंट्स हो, जितना नंबर का क्वेश्चन हो उतने ही पॉइंट्स हो? क्या जरूरी है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और मान लिया उसने आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है पेपर में, मान लीजिए 4 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो 7-8 हैं, क्या करेंगे? 4 डॉक्यूमेंट्स खा जाएंगे, आंसर को काट देंगे कि नहीं भैया हमें तो 4 नंबर का लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं 4 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा. तो इस तरह के जो क्वेरीज बच्चे की आती है, बच्चे का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर कितने पेजेस लिखने हैं. ये कितने पेजेस लिखने वाले का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा जब मैं थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा. तो आज यहीं रुकते हैं. हमने ब्रॉडली केस लॉ को लिखने के 3 ब्रॉड तरीके हमने कर लिए हैं. इसमें लगभग इंपॉर्टेंट केस लॉ जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है वो मैंने आपको मार्क करा दी है. ये आप क्लास के अंदर, ये आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार लिख के देखिएगा. बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए लिखिएगा जरूर, तभी आपका हाथ खुलेगा. जब आप लिखने बैठेंगे आपको सच में लगेगा कि मेरा हाथ अटक रहा है बीच में, मुझे लैंग्वेज नहीं मिल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. फिर से वापस आइएगा मेरे लिखवाए हुए आंसर के ऊपर, लैंग्वेज मिलेगी. इस क्वेश्चन को, इसकी जो क्वेश्चन बैंक है इसका आंसर पढ़ के देखिएगा, लैंग्वेज मिलेगी. धीरे धीरे लिख लिख के बेटा प्रैक्टिस होगी. आपको 8-10 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखे हुए होने चाहिए अपने हाथ से, जब आप एग्जाम के अंदर जाने वाले हो तभी इसकी आदत बनती है. क्योंकि आज की डेट में आप समझेंगे डिस्टेंस लर्निंग वगैरह से एजुकेशन हो रही है, तो टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहे, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है. अब इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है ताकि आप लोग लिखें. मैंने पहले 3 क्लासेस में आपको लिखना सिखाया है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने हाथ से 1-2 क्वेश्चन लिख कर देखें. तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं. अगर क्लास लगती है, अगर आपको वीडियो लगी बेनिफिशियल तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. गिव अ वीडियो अ थम्स अप अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे बाकी बचे हुए कंसेप्ट्स के बारे में, आने वाले बाकी एक्ट्स के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं. तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.